मुनीबा, 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 डेंटल के भी तो 20 बच्चे हैं, कितने हो गए? हाँ? हाँ। 19 बच्चे हैं, 21 का शुरू कर दो। पूछो कितने बच्चे हैं? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अफशीन अकबर है। आज हम रेस्पिरेशन में जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन उसको डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन और आगे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये दोनों की जो है वो ट्रांसपोर्ट किस तरह से टिश्यू, कैपिलरीज और लंग्स, एल्विलाई में किस तरह से इनकी ट्रांसपोर्ट हो रही है, कितने कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वंस ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड फ्रॉम अल्वुलाई इनटू द पल्मोनरी ब्लड। होता क्या है कि जैसे हम कोई भी एयर इनहेल करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो गैस हम इनहेल करें वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो नेजल पैसेजेस से गुजरते हुए जैसे ही लंग एल्वुलाई में पहुंचती है, वहाँ से एल्वुलाई की सराउंडिंग में बिल्कुल हम देखेंगे कि वहाँ पे कैपिलरीज हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज, और पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन जो है जैसे ही हम इनहेल करते हैं, वंस इट रीच द एल्वुलाई, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होती है इनटू पल्मोनरी ब्लड, और पल्मोनरी ब्लड से ये जो है वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाती है अगेन टू टिश्यू कैपिलरीज ऑलमोस्ट इंटायरली इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन। होता क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल की गई, अल्वेलाई में पहुंची, अल्वेलाई से ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है इनटू पल्मोनरी ब्लड, पल्मोनरी ब्लड से ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है इनटू टिश्यू कैपिलरीज, और वहाँ पे ये ब्लड के साथ जब मिक्स हो जाती है तो वहाँ पे ये ब्लड के थ्रू ही कैपिलरीज और इन जगहों पे ट्रांसपोर्ट हो रही है। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्योंकि आरबीसी के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये अलाउ कर रहा है कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए 30 to 100 टाइम्स एज मच ऑक्सीजन एज कुड बी ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर ऑफ द ब्लड। अब हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है वो ऑक्सीजन 30 से 100 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है ना, उसका पता नहीं चलता, उसको किसी और पैसेज के थ्रू नहीं आना पड़ता, अगर वो डिजॉल्व होती है तो ये इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। सिमिलरली वंस ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन इट इज इजीली ट्रांसपोर्टेड। अब हम मुख्तलिफ पार्शियल प्रेशर्स को भी देखेंगे आगे। अच्छा, बॉडी टिश्यू सेल्स, हम जब भी एयर इनहेल कर रहे होते हैं ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो निग्लिजिबल अमाउंट में होती है। ठीक है, लेकिन बॉडी के टिश्यू सेल्स, ये जब भी टिश्यूज तक जाके ऑक्सीजन पहुंचेगी, ये ऑक्सीजन रिएक्ट करती है मुख्तलिफ फूड स्टफ्स के साथ, लाइक वाइटामिन, प्रोटीन एंड डिफरेंट फूड स्टफ्स इन द सेल्स।
ये यहाँ पर सेल के अंदर उनके साथ रिएक्ट करके ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बनाती है, फॉर्म करती है, मैन्युफैक्चर हो रही है। तो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं ना, ये हमने पहले से कोई इनहेल नहीं की हुई, ये हमारे टिश्यू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन हम हमेशा बाहर से ले रहे हैं और हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द टिश्यू कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग। ऑक्सीजन हमने क्या किया था, इनहेल किया, अल्वेलाई, अल्वेलाई से पल्मोनरी कैपिलरीज, वहाँ से टिश्यूज, उसके बाद सेल्स में गए और यूटिलाइज हो गए। यूटिलाइज होने के बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हुआ टिश्यू कैपिलरीज में, वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट बैक हुआ लंग्स में, लंग्स में अल्वेलाई, अल्वेलाई से ये बाहर एक्सहेल हो गया। सो कार्बन डाइऑक्साइड लाइक ऑक्सीजन ऑल कंबाइंड विद केमिकल सब्सटेंसेस। होता क्या है कि जैसे ऑक्सीजन केमिकल सब्सटेंस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन थी ना, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है कुछ चीज़ों के साथ कंबाइन होकर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, और ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट हो रही है। जब भी किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ कंबाइन होती है तो ये कब कितना ट्रांसपोर्ट होती है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट 15 to 20 फोल्ड्स। अब ऑक्सीजन जो है वो लंग से टिश्यू, बॉडी टिश्यूज तक कैसे पहुंचती है, वो मुख्तलिफ हम देखेंगे कि कुछ पार्शियल प्रेशर्स है जिसकी वजह से ये इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है। Oxygen diffuse करिए from alveoli to the pulmonary capillary blood due to greater oxygen partial pressure in the alveoli than in the pulmonary capillary blood। होता क्या है कि जहाँ पर भी प्रेशर ज़्यादा होता है ना, वो प्रेशर हमेशा उस तरफ फ्लो करता है जहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो जैसे ही हमने ऑक्सीजन इनहेल की तो अल्वेलाई में उसका प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है, और पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में उसका प्रेशर कम था, तो ये इजीली अल्वेलाई से जो है पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में जो है वो डिफ्यूज हो जाती है। इन द अदर टिश्यू बॉडी हायर PO2 इन द कैपिलरी ब्लड देन इन द टिश्यू। और उसके बाद फिर जब हम टिश्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो कैपिलरी ब्लड के अंदर उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ से वो टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, कॉजेस ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम तीन हायरार्कीज को देखें, तीन लेवल्स को देखें, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अल्वेलाई में, दूसरे नंबर में पल्मोनरी कैपिलरी में है ब्लड के अंदर, उसके बाद वहाँ से वो टिश्यू में, टिश्यूज के बाद वो सेल के अंदर है, ताकि ये इसी तरह से पहले अल्वेलाई से ट्रांसपोर्ट हो जाए इनटू पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड, वहाँ से ये टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट हो, टिश्यूज से वो सराउंडिंग सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि जहाँ से ट्रांसपोर्ट शुरू हो रही है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पे पहुँच रही है वहाँ पर कम है। तो हमेशा जब भी ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, राइट। हम ये बात अभी मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी कि ऑक्सीजन का जो मेटाबॉलिज्म है, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद द मल्टीपल फूड स्टफ्स इनसाइड द सेल, इट फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग राइज इन हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेल। अब वाइस वर्सा हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर वो सेल के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि वहीं पे बन रहा है, वहीं पे मैन्युफैक्चर है, एंड दिस लीड टू डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द टिश्यू कैपिलरीज। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में, जिस तरह से ऑक्सीजन अंदर आई थी, यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर हुई, जिसकी फॉर्मेशन हुई है, वहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, उसके बाद वो अपने टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट होगी। इसका मतलब टिश्यूज़ में उसका पार्शियल प्रेशर उससे थोड़ा सा कम है। पल्मोनरी कैपिलरी में आएगी, वहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर कम है, उसके बाद वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी अल्वेलाई में, अल्वेलाई में उसका पार्शियल प्रेशर कम है, फाइनली अल्वेलाई से आउट ऑफ द लंग्स और एक्सहेल हो जाएगी। आफ्टर ब्लड फ्लोज टू द लंग्स, द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड इनटू द अल्वेलाई बिकॉज द पार्शियल प्रेशर इन द पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड इज ग्रेटर देन इन द अल्वेलाई। बिल्कुल ठीक बात है, पहले सेल में ज़्यादा था पार्शियल प्रेशर, वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गया पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में, वहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था, वहाँ से अल्वेलाई में गया। इसका मतलब कि पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था, अल्वेलाई में कम था। And the transport of oxygen and carbon dioxide by the blood depend on both diffusion and the flow of blood। ये दो बहुत important factors हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करें। तो डिफ्यूजन कि किस तरह से डिफ्यूजन हो रही है, किस पार्शियल प्रेशर के हिसाब से, दूसरा ब्लड का फ्लो जो है वो किस तरफ जा रहा है और कितना तेज है, आइदर एक्सरसाइजिंग बॉडी है, आइदर नॉर्मल रेस्टिंग बॉडी है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज करिए फ्रॉम अल्वेलाई टू द पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड। यहाँ पे हम कुछ जो है पार्शियल प्रेशर्स को डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी अल्वेलाई जो एडजेसेंट है बिल्कुल पल्मोनरी कैपिलरीज, आपने देखे होंगे पहले भी कुछ डायग्राम्स में, जहाँ पे पल्मोनरी अल्वेलाई जो होते हैं, जो अल्वेलस होते हैं, उसके सराउंडिंग में पूरी कैपिलरीज होती है, ठीक है।
वहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बिटवीन द अल्वुलर एयर एंड द पल्मोनरी ब्लड। ये बात हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट टाइम भी जो लेक्चर था उसमें मैंने ये आपको डायग्राम्स दिखाई थी। सो पल्मोनरी ऑक्सीजन इन द अल्वुलाई के अंदर इसका प्रेशर कितना था, 104, ठीक है। क्योंकि अल्वुलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, वेयर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द वीनस blood entering the pulmonary capillary at its arterial averages only 40 millimeter of mercury। अल्वुलाई के अंदर कितना है, 104। उसके बाद अल्वुलाई से ये कहाँ चला जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये ब्लड में चला जाता है पल्मोनरी कैपिलरीज में। पल्मोनरी कैपिलरीज के दो एंड्स हैं, उस एंड में वीनस एंड भी है, ठीक है, उस एंड में इसका जो है वो आर्टीरियल एंड भी है। जो वीनस एंड है बेसिकली वो वीनस एंड, वहाँ से ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और वीनस एंड यहाँ से ये एंटर हो जाती है पल्मोनरी कैपिलरीज में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त वीनस एंड है, ठीक है, जिस वक्त वीनस एंड की हम बात कर रहे हैं या जिस वक्त हम आर्टीरियल एंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़े से हमें प्रेशर डिफरेंसेस नजर आएंगे। अल्वुलाई के अंदर कितना है, 104। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो वीनस एंड, जो वीनस ब्लड है जो एंटर कर रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर, एट इट्स आर्टीरियल एंड, इसके आर्टीरियल एंड पे जाके इसका जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो 40 रह जाता है, बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड एंड इट पास थ्रू द पेरिफेरल टिश्यूज। क्यों यहाँ तक पहुंचा 40 तक, क्योंकि ये सारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता हुआ यहाँ तक पहुंचा है कि इसकी ऑक्सीजन जो है वो शेड ऑफ, ये ट्रांसपोर्ट हो चुकी है, ये बांटी जा चुकी है, ठीक है। आगे इस डायग्राम भी इसके एक में दिखा दूंगी, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये एल्वुलस हो गया, इसका पार्शियल प्रेशर है 104, ठीक है, 104 इसका पार्शियल प्रेशर हो गया। उसके बाद हमने देखा इसका आर्टीरियल एंड, इसका मतलब ये हुआ कि आर्टीरियल एंड वाला जो ब्लड है, देखो वीनस जो एंड होता है ना वो क्या होता है कि ये वीनस एंड वाला जो ब्लड है ना ये 104 ही होगा, ठीक है। क्यों, ये उस वक्त ये राइट एट्रियम में ये ब्लड जा रहा है, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड अभी तक ब्लड है। ये आर्टीरियल एंड में इतना कम क्यों रह गया कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऑक्सीजन जो है ये सारी डिलीवर हो चुकी है टिश्यूज को, इसीलिए ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बच गया, ठीक है। इनिशियल प्रेशर डिफरेंस जो है दैट कॉजेज ऑक्सीजन टू डिफ्यूज इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज, ये पल्मोनरी कैपिलरीज में जाए वो कितना है, 104 माइनस 40, ठीक है, 104 और माइनस 40, ये पल्मोनरी कैपिलरी में जाने के लिए एक प्रेशर डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस हो गया, 64 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का। रैपिड राइज जो है ना ब्लड का, ब्लड ऑक्सीजन का, एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी, the blood PO2 rises almost to that of the alveolar by the time the blood removed two-third of the distance to the capillaries become almost 104। हम इसकी बात कर रहे थे अल्वुलाई की 104, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये सारे जगहों पे बांट बूंट के जाके जो 104 था ये सारा बांट बूंट के कितना जाके पहुंचा, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यहाँ से जैसे ही ब्लड पल्मोनरी कैपिलरी में आया है, यहाँ से मूव किया, अभी इसने 2/3 ही एरिया पास किया है, तो फॉरन अल्वुलर एयर और फिर PO2 और वीनस एंड ये दोनों इक्वल हो जाती है, क्योंकि यहाँ से डिफ्यूजन हो रही है अल्वुलाई से। ये देखो यहाँ पे ये एरो इस तरफ आ रहा थी, ऑक्सीजन जो है ये अल्वुलाई से इधर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि अल्वुलर से इनसाइड द पल्मोनरी कैपिलरी ऑक्सीजन बार बार डिफ्यूज होकर आ रही है, तो कुछ एक जगह वीनस एंड तक ये आ जाती है कि ये 104 तक ही पहुंच जाती है जितनी अल्वुलर के अंदर है। लेकिन आर्टीरियल एंड तक क्योंकि ये टिश्यू को सप्लाई कर रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है, ये टिश्यू को बांट चुका होता है यहाँ पे, इसीलिए इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादातर टिश्यू को सप्लाई हो चुका होता है। अगेन इस डायग्राम में हमें ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि हम यहाँ पर ये चीज़ भी देख रहे हैं कि ब्लड PO2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, ठीक है, 40 है ना, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये ब्लड इसमें एंटर होता गया, ये जैसे ही ये क्रॉस करता गया है, या हम कहें कि ये 2/3 ऑफ कैपिलरी का डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो ये अल्वुलर ऑक्सीजन के बराबर हो गया है 104, ठीक है, समझ आ गई। ये आर्टीरियल एंड शो कर रहा है और ये वीनस एंड शो कर रहा है। इसका मतलब ये हो कि आर्टीरियल एंड पे ये 40 है, इधर ये 40 नजर आ रहा है। ये जैसे ही क्रॉस करता है ब्लड 2/3 ऑफ एरिया, तो ये फॉरन अल्वुलर एयर के इक्वल हो जाता है वीनस एंड ऑफ दिस कैपिलरी। इतनी बात समझ आ गई है आप लोगों को? ओके, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय पल्मोनरी ब्लड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब हम देख रहे हैं कि पल्मोनरी ब्लड
और ऑक्सीजन और उसके बाद एक्सरसाइज में क्या डिफरेंसेस आ जाता है? ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज अ पर्सन्स बॉडी में रिक्वायर एज मच एज 20 टाइम द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत शदीद ज़रूरत है जब कोई सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ज़्यादा एक सब्जेक्ट एक्सरसाइज कर रहा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। The time that the blood remain in the pulmonary capillary may be reduced to less than 1/2 normal, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है ना, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, तो पल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड का जो स्टे है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, 1/2 से भी कम हो जाएगा। अब ग्रेटर एक सेफ्टी फैक्टर है फॉर ऑक्सीजन, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द पल्मोनरी मेम्ब्रेन। The blood still become almost saturated with oxygen by the time it leaves the pulmonary capillary. हालांकि देखिए एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फ्लो है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में उसका ब्लड स्टे कर रहा है, अगेन वो सारा का सारा सैचुरेट होके ऑक्सीजन के साथ उसके बाद वो पल्मोनरी कैपिलरी से निकल रहा है, और वहाँ से निकलने के बाद ये आर्टीरियल लाइन पे पहुँच रहा है, आगे एओर्टा में जा रहा है, और फाइनली या हमसे कहें कि ये लेफ्ट हार्ट में जा रहा है, वहाँ से वो सारी बॉडी को सप्लाई होने आ रही है। ठीक है, इसके एक रिलेशन एक भी है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है ना ऑक्सीजन की इंक्रीज हो जाती है ऑलमोस्ट 3 फोल्ड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। होता क्या है कि आपने शायद पहले लेक्चर्स में ये बात सुनी हो कि जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती है, जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती है ना ऑक्सीजन की, वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा डिफ्यूज करती है। नंबर 1 एक ये फैक्टर है कि हम देख रहे हैं कि जो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो जो है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हमें एक्सरसाइज के दौरान 20 गुना जो है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक क्या डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। दूसरा आपने ये सुना होगा कि जब एक्सरसाइज की जाती है तो जो बहुत सारे एल्वियल्स ऐसे जो खामोश बैठे रहते हैं, जो बिल्कुल चुप होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की डिफ्यूजन नहीं होती, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, वहाँ पे जो कैपिलरीज हैं वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं, और वो उनका डिफ्यूजिंग और जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरी पार्टिसिपेशन इन द डिफ्यूजन। क्योंकि पहले कैपिलरीज कम थी, लेकिन अब जब बंदा एक्सरसाइज करना शुरू हो जाता है ना, जो खामोश कैपिलरी, जो डॉर्मेंट कैपिलरीज भी होती हैं, जो वर्क नहीं करती, वो भी काम करना शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब कि सरफेस एरिया आपने ज़्यादा कर दिया। ठीक है, सो ऑल्सो ड्यू टू ऑलमोस्ट आइडियल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इन द अपर पार्ट ऑफ द लंग। अब होता क्या है कि अपर पार्ट ऑफ लंग में जो आइडियल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो थोड़ा कम होता है, क्योंकि हम देखेंगे जो परफ्यूजन है वो ज़्यादातर जो है वो निचले एरिया में या लोअर लोब्स में ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि एक सब्जेक्ट एक्सरसाइज कर रहा है तो वहाँ पे वेंटिलेशन भी ज़्यादा हो रही है, वहाँ के एल्वियोलाइज भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ पे परफ्यूजन भी अच्छी हो गई है, इसीलिए सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ग्रेटर हो गया, डिफ्यूजन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। इसलिए अगर बहुत कम देर के लिए भी ब्लड जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में स्टे कर, इसके बावजूद वो सैचुरेट होकर भी निकलेगा। नंबर 2, ड्यूरिंग नॉन एक्सरसाइजिंग कंडीशन, एक सब्जेक्ट एक्सरसाइज नहीं भी कर रहा, द ब्लड becomes almost saturated with oxygen by the time it passes through 1/3 of the pulmonary capillary, and little additional oxygen normally enters the blood during the latter 2/3 of its transit. नॉन एक्सरसाइजिंग कंडीशन के अंदर भी जितना भी ब्लड है वो ऑलमोस्ट वो भी ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हो जाता है। जब भी वो 1/3 पल्मोनरी कैपिलरी को क्रॉस करता है ना वो ब्लड, तो फौरन सैचुरेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्विला से तो बार बार आप देखें ना कि ऑक्सीजन तो आ ही रही है, और कुछ लिटिल ऑक्सीजन एडिशनल भी जो ब्लड में एंटर हो जाती है, और आगे के 2/3 में भी। तो ब्लड नॉर्मली स्टेड इन द लंग कैपिलरीज अबाउट 3 times as long as needed to cause full oxygen। तो ज़रूरी क्या है कि ब्लड को कितना स्टे करना चाहिए, 3 टाइम ज़्यादा करना चाहिए कि वो फुल्ली ऑक्सीजनेशन के साथ हो जाए। लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज इवन विद द शॉर्टेंड पीरियड और शॉर्टेंड टाइम of exposure in the capillaries, the blood can still become fully oxygenated because of these previous reasons. Number 1, diffusing capacity, increased surface area, ideal ventilation perfusion ratio। कम भी स्टे कर रही है, फिर भी इन 3 कॉजेज की वजह से वो फुली सैचुरेट हो रही है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड, 98% जो ब्लड होता है ना एंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में मतलब ये सारा घूम फिर के आ गया, लंग से ऑक्सीजनेट होकर आ गया है आर्टीरियल जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में फ्रॉम द लंग्स has just passed through the alveolar capillaries and become oxygenated up to 104 millimeter of mercury।
हमें पता है कि जी ऑल्विला में जब भी ऑक्सीजन पहुंचती है ना आगे, तो वो कितनी हो जाती है, 104 उसकी ऑक्सीजन हो जाती है, ठीक है। और रिमेनिंग जो 2% रहेगा, हमने 98 की बात की ना, रिमेनिंग जो 2% है ना, वो ब्लड वो पास करता है फ्रॉम द एयरटा टू द ब्रोंकियल सर्कुलेशन। ब्रोंकियल सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि जो डीप स्ट्रक्चर होते हैं ना लंग के, उसको भी ब्लड सप्लाई कर रहा है। वो ऑक्सीजन जो है, जब वो ब्लड जो वो एयर को एक्सपोज नहीं होता, क्योंकि अल्विला के पास से नहीं गुजरता ना, वो ब्रोंकियल सर्कुलेशन से गुजरता है। होता है क्या है कि वो जो ब्लड है, जो 2% ब्लड की हम बात कर रहे हैं, वो ब्लड जो है वो शंट फ्लो कहलाता है उस ब्लड फ्लो को, बिकॉज दिस ब्लड शंट पास द गैस एक्सचेंज एरिया। वो एयर को एक्सपोज नहीं हुआ, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, ब्रोंकियल सर्कुलेशन से, लेकिन अल्विलाई के पास से नहीं गुजरा, अल्विलाई के साथ जो कैपिलरीज है वहां से नहीं गुजरा, इसीलिए वहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हुआ। सो दिस ब्लड फ्लो इज कॉल्ड एज शंट फ्लो। ऑन लीविंग द लंग, जैसे लंग से निकलते हैं तो पार्शियल प्रेशर जो है शंट ब्लड का नॉर्मल सिस्टमिक वीनस ब्लड के अंदर वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, बिल्कुल होता है जी वीनस ब्लड के अंदर। When this blood combine with the pulmonary veins, ये क्या होता है, ये ब्लड घूम करके जब पल्मोनरी वेन के साथ कंबाइन करता है ना, जो पल्मोनरी वेन्स के अंदर हम देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अल्वुलर कैपिलरीज पल्मोनरी वेन के साथ आके मिक्स होना शुरू हो गया, दिस इज कॉल्ड अ वीनस एडमिक्सचर ऑफ ब्लड। ये जो 2% ब्लड जो कि ऑक्सीजन को या गैसेस को एक्सपोज नहीं हुआ, ये शंट फ्लो और शंट ब्लड कहलाएगा। इसका जो पार्शियल प्रेशर हम देखेंगे ना सिस्टमिक वीनस ब्लड के अराउंड ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यही ब्लड जब पल्मोनरी वेन्स में कंबाइन होगा विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अल्वुलर कैपिलरीज, ठीक है, अल्वुलर कैपिलरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये पल्मोनरी वेन्स इसके साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि वीनस जो है वो ब्लड क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो ये क्या कहलाएगा, वीनस एडमिक्सचर ऑफ ब्लड। अब ये जो दो तरह के ब्लड मिल चुके हैं पल्मोनरी वेन से भी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अल्वुलर कैपिलरी ज्यादा वहां पे तो ट्रांसफर हो चुकी थी, तो ये दोनों का जो मिक्सचर बनेगा ना अब इस ब्लड का, दिस कॉजेज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्लड एंटरिंग द लेफ्ट हार्ट and pump into the aorta to fall about 95 millimeter of mercury। ठीक हो गया। अब क्या हो गया, ये इसका पार्शियल प्रेशर तो बिल्कुल उसके जितना ही था 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, और ये जो है दोबारा कितना हो गया, 95 हो गया। कब, जब भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जाके मिक्स हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे कुछ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन लिखा हुआ है। सिस्टमिक वीनस ब्लड में ये 40 के करीब होता है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पल्मोनरी कैपिलरीज में ये कितना हो जाता है, 98, जो हमने अभी डिस्कस किया था। ये 2% जो यहाँ पे जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये वीनस एडमिक्सचर है। फिर ये सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड में जो है ये थोड़ा सा और कम होना शुरू हो जाता है। सिस्टमिक कैपिलरीज में अगेन इट रिमेन्स टूवर्ड एंड 40, ठीक है, ये 40 पे आ जाता है। आर्टीरियल एंड को देखें आप ऑफ कैपिलरीज, उसके बाद वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज को हम देखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे कैपिलरी में अल्वुला से एंटर होना शुरू हो जाता है, ये 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये टिश्यू में पहुंचेगा, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ये टिश्यू में, या ये जो व्हाइट पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये व्हाइट पोर्शन का इंटरस्टेशियल एरिया है, ठीक है। इंटरस्टेशियम में 40 है, 40 इंटरस्टेशियम में। अब सेल के अंदर कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये 23 है, ठीक है, तो ये इतना पहुंचेगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन टिश्यू यूटिलाइज कर रही है, तो यही ऑक्सीजन जब घूम फिर के वीनस एंड तक पहुंचती तो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना शुरू हो जाती है इन पेरिफेरल टिश्यूज की। हम पेरिफेरल टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वहां से ये इधर पहुंची जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम था, 40 से ये चली गई 23 पे, और ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होते होते जब भी गुजरी वीनस कैपिलरी एंड ऑफ कैपिलरी में ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गई, ठीक है। When the arterial blood reaches the peripheral tissues, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, ये पेरिफेरल टिश्यूज की डायग्राम है कि ये टिश्यूज में यहाँ इतना पहुंच जाता है। पिछली अगर डायग्राम्स को रिकॉल करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट एल्वुलाई, ये एल्वुलाई था, ये इसका एल्वुलाई का आर्टीरियल एंड और इसका वीनस एंड था। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है, ये पल्मोनरी कैपिलरी थी, लेकिन जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये कौन सी, ये टिश्यू कैपिलरी की डायग्राम है, ठीक है। तो टिश्यूज में पहुंचते पहुंचते
इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 95, क्योंकि हमने वीनस एडमिक्सचर वाली बात की थी, वो 95 हो गया टोटल। वहाँ से टिश्यू में पहुंचा इंटरसेक्शन में 40, फिर वहाँ से इंटरसेलुलर 23, और ये जो ब्लड यूज होता ऑक्सीजन यूज होती हुई जब भी वीनस एंड पे पहुंचेगी तो वीनस एंड पे ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बच जाएगी, और ये वीनस एंड से जब ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में वीनस एंड पे पहुंचती है तो यहाँ से ये ब्लड जो है, ये वीनस एंड जो है ये पहुंचता है जाके दोबारा से राइट एट्रियम में, और यहाँ से ये सारा कलेक्ट होके राइट साइड ऑफ हार्ट में जाएगा ताकि ये फिर दोबारा ऑक्सीजनेटेड होकर आए और फिर ये दोबारा इसी तरह से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। When the arterial blood reaches the peripheral tissue, its PO2 in the capillaries is 95। ये बात हमने की थी कि आर्टीरियल ब्लड जैसे पेरिफेरल टिश्यू पहुंचेगा 95, इंटरस्टेशियम में जो है ये 40। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर डिफरेंस है जिसकी वजह से ये जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनटू द इंटरस्टेशियम, ठीक है। So the PO2 of blood leaving the tissue capillaries and entering the systemic vein is 40। ये टिश्यू कैपिलरी से जब सिस्टेमिक वेन्स में जाएगा अगेन इसका प्रेशर जो 40 में आ जाएगा, यही बात हमने की थी, ये वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज है तो ये 40 पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज ब्लड फ्लो राइजेस इंटरस्टेशियल फ्लूइड PO2। अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा है, हमने पहले क्या बात की थी कि जो ट्रांसपोर्ट है ना वो मेन दो फैक्टर्स पे करती है डिपेंड, एक ब्लड फ्लो के ऊपर और दूसरा पार्शियल प्रेशर के ऊपर भी है। इफ द ब्लड फ्लो थ्रू द पर्टिकुलर टिश्यूज इंक्रीज द ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड इन द टिश्यू एंड द टिश्यू PO2 बिकम करस्पॉन्डिंगली हायर। बिल्कुल ठीक है, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, तो जो टिश्यू जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो उसकी ऑक्सीजन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। सो एक नीचे डायग्राम आ जाती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस डायग्राम में हम देखिए यहाँ पे ब्लड फ्लो में नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है इंटरस्टेशियल फ्लूइड PO2, ठीक है। अगर तो ब्लड फ्लो हम देखेंगे कि ये 100 पर है, ठीक है, 100 पर ब्लड फ्लो है तो PO2 कितनी है, 40 नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप ब्लड फ्लो आप यहाँ से कर दें जनाब कितनी 400 पे आपने ब्लड फ्लो मैक्सिमम कर दिया, ठीक है, तो क्या कर दिया ब्लड फ्लो अगर आप उधर चले गए तो आपने देखा PO2 कितनी हो गई, ये 66 हो जाएगी, यहाँ तक इधर ही है ना, ये बी पोर्शन तक पहुंच जाएगी यहाँ तक, ऐसे ही है। आप ब्लड फ्लो को कम कर दें और बी से भी नीचे कर दें तो PO2 कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6-7 इतनी हो जाएगी ना। तो हम हमेशा इस ब्लड फ्लो के साथ इसको कंपेयर करते हैं। ये जो वाई एक्सिस में हमें नजर आ रहा है ये इंटरस्टेशियल फ्लूइड PO2 है, ये एक्स एक्सिस में हमें ब्लड फ्लो नजर आ रहा है। अगर ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 100 से बहुत कम है, ये 10 और 20% है, तो यहाँ पे PO2 भी कम हो जाएगी। आपने ब्लड फ्लो 100 पे कर दिया तो यहाँ पर हम देखेंगे 40 है PO2। आपने ब्लड फ्लो 400 पे कर दिया, हमने देखा PO2 ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ज़्यादा PO2 ज़्यादा हो जाएगी, जितना ब्लड फ्लो कम होगा PO2 जो है वो कम हो जाएगी। Increased tissue metabolism decreases interstitial fluid PO2। अगर टिश्यू का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है तो सेल यूजेस मोर ऑक्सीजन देन नॉर्मल, दिस रिड्यूसेस द इंटरस्टिशियल फ्लूइड PO2। बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म है, बहुत ज़्यादा सेल जो है ना ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था ना सेल के अंदर, हम कॉल कर लेते हैं दोबारा से डायग्राम के अंदर, ये 23 था, तो क्या हो गया अब ये कम होना शुरू हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा सेल यूज है। रिड्यूस इंटरस्टिशियल फ्लूइड PO2 व्हेन द सेलुलर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज PO2 व्हेन द कंजप्शन इज डिक्रीज। बड़ी ऐसे आसान बात है, जितना हम ज़्यादा आटा खाएंगे आटा कम हो जाएगा, आटा नहीं खाएंगे तो आटा ज़्यादा होगा, ऐसे ही है। तो सिमिलरली सेल अगर ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे तो सेल के पास ऑक्सीजन कम होगी, लेकिन अगर कम यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, वाइस वर्सा है। समराइज इसको करें तो जो PO2 जो है ना उसको डिटरमाइन करती है बैलेंस बिटवीन द रेट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड द रेट ऑफ यूज ऑफ दिस ऑक्सीजन, ठीक है। रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट और यूज कितनी कर रहा है टिश्यू उस पर डिपेंड करती है इसकी। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू कैपिलरीज इनटू द टिश्यू सेल्स। पेरिफेरल टिश्यू कैपिलरी से टिश्यू सेल में जो जा रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन ऑलवेज बीइंग यूज्ड बाय द सेल्स, हमें पता है वो यूज भी होती है, वो उसके मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो इंट्रासेलुलर PO2 इन द पेरिफेरल टिश्यूज यूजुअली कॉज सेल्स जो रिमेन लोअर देन द PO2 इन द पेरिफेरल कैपिलरी, बिल्कुल ऐसा ही है। देयर आर कंसिडरेबल फिजिकल डिफरेंस बिटवीन द कैपिलरीज एंड द सेल्स। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो रेंज है इंटरस्टिशियम की उसकी वो 40 है और वो टिश्यू के अंदर 23 है। So just 1 or 3 millimeter of mercury of oxygen pressure is normally required for the chemical processes that uses oxygen in the cells.
ये तो कहता है कि जी 1 से 3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी ऑक्सीजन प्रेशर होगा ना उसके अंदर, तो बहुत है कि जितना सेल यूज कर रहा है अपने केमिकल प्रोसेस के ऑक्सीजन। लेकिन इवन दिस लो इंट्रासेलुलर PO2 of 23 is more than adequate and provide a larger safety factor। देखिए हालांकि सेल को जरूरत कितनी है, 1 से 3 मिलीमीटर के लिए, ताकि सेल अपना सारा काम शाम कर सके, ठीक है, सारी हड्डियां वड्डियां बना ले सारी अपनी। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने, हम देख रहे हैं कि सिस्टमेटिकली इसके अंदर 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो मौजूद है। ये लार्जेस्ट सेफ्टी फैक्टर है जी। एनीवन आस्किंग एनी क्वेश्चन? ओके, ये बात समझ आ गई कि जरूरत 1 से 3 की है, लेकिन बहुत सारा पड़ा हुआ है 23 मिली में मर्करी। क्यों पड़ा हुआ है? ताकि अगर कभी एक्सरसाइज करें, कभी मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाए, तो ऑक्सीजन मौजूद हो यूज होने के लिए। डिफ्यूजन, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर आ जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन है व्हेन ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द सेल, वर्चुअली ऑल ऑफ इट बिकम्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजेस द इंटरसेलुलर PCO2। सेल्स ने ऑक्सीजन को यूज किया, जितनी भी यूज हो गई ऑक्सीजन विद रिएक्ट विद द फूड स्टफ्स, ये ट्रांसफॉर्म हो गई इसके अंदर किसमें? PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। बिकॉज दिस एलिवेटेड टिश्यू सेल PCO2 diffuses from the cell into the capillaries and is then carried by the blood to the lungs। बिल्कुल ऐसा ही है। एक पॉइंट जो ट्रांसपोर्ट चेन है ना इनकी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में इकट्ठी गुजर रही हैं, ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करती है अबाउट 20 टाइम्स एज रैपिडली एज ऑक्सीजन। उससे 20 गुना ज्यादा डिफ्यूज करती है ऑक्सीजन के मुकाबले में, ठीक है। The pressure difference required to cause oxygen diffusion are in each instance far less than the pressure difference required to cause oxygen diffusion। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बहुत ही कम प्रेशर डिफरेंस पे भी ये जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। लेकिन ऑक्सीजन के मुकाबले में देखें तो ऑक्सीजन को थोड़ी ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही कम प्रेशर डिफरेंस पे भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली द फॉलोइंग। इंट्रासेल्युलर 46 है, ठीक है। उसके बाद इंटरस्टेशियम में 45 है, डायग्राम में देखिए। इंट्रासेल्युलर 46, इंटरस्टेशियम में 45, ठीक हो गया। PCO2 of the arterial blood entering the tissue 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, जो ब्लड में एंटर हो रहा है, ठीक है, ब्लड में एंटर होगा ना PCO2 जा रहा है, इसने अब यहाँ से अल्वुला में जाना है, तो PCO2 वीनस एंड लीविंग द टिश्यू 45 है। सारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। ये आर्टीरियल एंड से टिश्यू में सप्लाई भी हो रही है, ठीक है, आर्टीरियल एंड पे ये 40 तक रह गई, ये टिश्यू को लीव कर रही है 46, लेकिन ये जब ट्रांसपोर्ट होते होते यहाँ तक पहुंची, देखिए यहाँ पे 40 तक रह गई है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक हो रहा है बाय द ब्लड इन द टिश्यू कैपिलरीज, ठीक है। तो 46, 45, 45 और यहाँ पे घूम फिर के फिर 40 तक बच जाती है, ठीक है। The PCO2 of the pulmonary capillary blood falls to almost equal to the alveolar, ठीक है। The PCO2 of pulmonary capillary blood, pulmonary capillary में जो ब्लड है उसका जो PCO2 है वो फॉल कर जाता है बिल्कुल alveolar PCO2 of 40 millimeter of mercury because it has passed more than about 1/3 of distance through the capillaries। अब ये कैपिलरी का इतना मोर देन 1/3 कैपिलरी का डिस्टेंस भी करके आ जाता है, तो हम देखेंगे कि पल्मोनरी कैपिलरी का और अल्विलर PCO2 जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हम यहाँ पर आ जाते हैं, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पल्मोनरी ब्लड इनटू द अल्विलस। अब ये पल्मोनरी ब्लड के अंदर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पल्मोनरी ब्लड के अंदर हमने क्या देखा, अल्विला में 40 है। ये जैसे पल्मोनरी ब्लड में एंटर हुआ, ये 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था। ये जैसे जैसे यहाँ से गुजरता हुआ गया तो यहाँ से इतना ज़्यादा बाहर जा चुका है कि एक वक्त आता है जो वीनस एंड है यहाँ पर, ये भी 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह जाता है, और हम देखेंगे कि अल्विलर PCO2 भी 40 रह जाता है। तो ये जैसे 1/3 भी गुजरता है ना पल्मोनरी कैपिलरी से, टिश्यू से ट्रांसपोर्ट हुआ, पल्मोनरी कैपिलरीज में आ गया। पल्मोनरी कैपिलरीज में आते आते हम यहाँ पे देखते हैं, ये पल्मोनरी वीनस एंड है कैपिलरीज, ठीक है ना, यहाँ से इसने आगे बाहर चले जाना है। तो होता है क्या है कि ये
इतना होके भी ये यहाँ तक था। इस वाली डायग्राम पे हम अगर देखें तो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वीनस एंड था ये यहाँ पे पहुंचते पहुंचते वीनस एंड के बाद हमने देखा ये जैसे पल्मोनरी कैपिलरी में एंटर हुआ है, ये पल्मोनरी कैपिलरी में एंटर होते हुए इसका आर्टीरियल एंड जो है वो 45 तक है। ये यहाँ से जैसे हम देखेंगे ये जैसे यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूज हो रही है अल्विलाई के अंदर, तो एक वक्त आता है कि वीनस एंड में भी ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लिया जाता है, तो फाइनली जो है ये चला जाता है किसके अंदर, पीसीओ2 चला जाता है अल्विलाई के अंदर, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम, क्योंकि अब यहाँ पे देख रहे थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो जो है अल्विलर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर दिखा रहे हैं कि ये 40 तक आ गया, ये 45 पे था आर्टीरियल एंड में। ठीक है, उसके बाद ये चला गया है 40 तक। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन का हमने देखा है कि क्योंकि ये तो इनसाइड जा रही है तो ये 40 से पहुंच गई है कहाँ तक, आके 98 तक, 104 तक सॉरी। Effect of rate of tissue metabolism and tissue blood flow on interstitial PCO2. Tissue capillary blood flow and the tissue metabolism affects the PCO2 in ways exactly opposite their effects on tissue PCO2, PO2. अब जो टिश्यू की जो कैपिलरी ब्लड फ्लो है और जो टिश्यू का अपना मेटाबॉलिज्म है वो PCO2 को अफेक्ट करता है एग्जैक्टली अपोजिट टू द इफेक्ट इन द टिश्यू PO2। क्या क्या इफेक्ट है, जैसे हमने ब्लड फ्लो की बात की थी पहले, सिमिलरली यहाँ पे भी ब्लड फ्लो की बात है, डिक्रीज इन ब्लड फ्लो। हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं, ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये इंटरस्टेशियल फ्लूइड है PCO2। ठीक है, तो हम अगर देख रहे हैं 1/4 नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, लोअर लिमिट ऑफ इन्फिनिट ब्लड फ्लो, और ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में हम ए पॉइंट देखिएगा, बी पॉइंट देखना है आपने। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं a decrease in tissue blood flow from normal point A to one point normal point B। ये पॉइंट ए है 100 और यहाँ से ये टिश्यू ब्लड फ्लो कम हो गया है, ऐसा ही है। तो जैसे ये कम होना शुरू हो जाता है टिश्यू ब्लड फ्लो, तो हम देखेंगे कि इस टिश्यू ब्लड फ्लो के कम होने की वजह से हम क्या देखते हैं कि हमें क्या चीज़ नजर आती है, इंक्रीज पेरिफेरल टिश्यू PCO2 फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू ऑफ 45 टू एलिवेटेड ऑफ 60। ऐसा ही हो गया डायग्राम के अंदर, टिश्यू ब्लड फ्लो कितना था 100 से ये कहाँ तक चला गया, कम कर दिया हमने। जब टिश्यू ब्लड फ्लो कम हो गया तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो या PCO2 जो है वो जमा होना शुरू हो गई। ठीक है, कन्वर्सली इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू 6 टाइम्स नॉर्मल, पॉइंट सी पे आ जाते हैं। ये रहा पॉइंट सी, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हमने कर दिया 600। उससे क्या हुआ है, इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो 6 टाइम्स, डिक्रीज इंटरस्टिशियल PCO2 फ्रॉम अ नॉर्मल वैल्यू ऑफ 45 टू 41। यही हो गया, ऐसे ही है ना, ये 41 पे आ गया, पहले कितना था ए पर था 45 पे था। लेकिन जनाब अब ये आप और ज़्यादा टिश्यू ब्लड फ्लो लेकर आए तो ये क्या हो गया, PCO2 जो है वो कम होना शुरू हो गया। तो बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है जिस तरह से वो कर रहा है। नंबर 2, also that tenfold increase in tissue metabolic rate greatly elevates the interstitial fluid PCO2 at all rates of blood flow। अगर 10 गुना टिश्यू का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाए, टिश्यू बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दे, तो यही हमने डिस्कस किया था कि PCO2 ज़्यादा हो जाएगा जितना ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर, वेयर इज डिक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म टू 1/4 नॉर्मल। अगर आप उसका 1/4 नॉर्मल तक कर देंगे, मेटाबॉलिज्म कम कर देंगे, तो इंटरस्टिशियल PCO2 टू फॉल टू अबाउट 41। आप अगर इसका मेटाबॉलिज्म कम करते हैं, ठीक है, कम यूटिलाइज हो ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ही कम, क्लोजली अप्रोचिंग दैट ऑफ द आर्टीरियल ब्लड।
नोट, तो हमने क्या देखा कि अगर तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है तो PCO2 ज़्यादा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है तो PCO2 जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन का क्या रोल है इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट? जी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हीमोग्लोबिन का। हम देखेंगे नॉर्मली अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज इज कैरिड इन केमिकल कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन इन द आरबीसीज। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 97% और 98% जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है लंग्स में, ठीक है, वो किसी केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से हो रही है विच इज हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी। द रिमेनिंग 3% इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व स्टेट इन द वाटर ऑफ प्लाज्मा एंड द ब्लड। तो बाकी की 3% ऑक्सीजन है ना, वो ऐसे डिसॉल्व हो जाती है उसी प्लाज्मा के अंदर ही। सो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन इज कैरिड टू द टिश्यू ऑलमोस्ट एंटायरली बाय द हीमोग्लोबिन। ये कौन लेकर जाएगा? ये हीमोग्लोबिन लेकर जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, एक इनकी रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ना वो कंबाइन करता है लूजली एंड रिवर्सिबली विद द हीम पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो लूज होता है, रिवर्सिबल होता है, हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड हो जाता है। When PO2 is high as in the pulmonary capillaries, oxygen bind with the hemoglobin. ठीक है, क्योंकि ब्लड में तो हीमोग्लोबिन मौजूद ही है, चाहे वो किसी भी तरह का ब्लड हो, वीनस हो या आर्टीरियल, वहाँ पे हीमोग्लोबिन तो मौजूद है ही। तो क्या होता है कि वहाँ पे वो उसके साथ जाके बाइंड हो जाता है हीम पोर्शन के साथ। बट व्हेन PO2 इज लो एज इन द टिश्यू कैपिलरीज, ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। अब होता क्या है कि इसका एक और एक भी बड़ा मजे का काम, ये पल्मोनरी कैपिलरीज में क्यों बाइंड हो जाता है, जो हम कह रहे हैं ना लूजली रिवर्सिबली, क्योंकि यहाँ पे PO2 हाई होगा तो ये बाइंड हो जाएगा, PO2 लो हो जाएगा तो ये रिलीज हो जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि हीमोग्लोबिन में पहुंचना था टिश्यू के पास, ठीक है, वहां से एक तेज रफ्तार गाड़ी में आके बैठ गया हीमोग्लोबिन। तेज रफ्तार क्या था? पल्मोनरी कैपिलरीज में हाई PO2 था, उस गाड़ी में बैठ गया, टिश्यू के पास पहुंचा तो उसकी रफ्तार कम हो गई और रफ्तार रुक गई, तो वो वहां से रिलीज हो गया और किसको कहाँ पहुंचा? अपने गाँव पहुंच गया। वो गाँव कौन था? वो सेल था, वो टिश्यू था जहाँ किसने पहुंचना था। दिस इज द बेसिस फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। हाई प्रेशर गाड़ी में बैठ गया ऑक्सीजन। वो हाई प्रेशर क्या था? पल्मोनरी कैपिलरी में PO2 का हाई लेवल था और उसके बाद वो टिश्यू कैपिलरीज में जाके पहुंचा। टिश्यू कैपिलरीज जो जाके टिश्यूज की तरफ पहुंचता है, वहाँ पे वो कम था और वो वहाँ से रिलीज होना शुरू हो गया हीमोग्लोबिन, ताकि वो सप्लाई हो सके। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व आ जाता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व which demonstrate a progressive increase in the percentage of hemoglobin bound with oxygen as blood PO2 increases। बिल्कुल ये बात हमने अभी की थी कि ब्लड PO2 इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन की जो बाउंड परसेंटेज है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, because the blood leaving the lung and entering the systemic arteries usually has a PO2 of about 95 millimeter of mercury। ये जैसे ही लंग से निकलता है ब्लड, सिस्टमिक आर्टरीज में पहुंचा, सिस्टमिक आर्टरीज में 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, ऐसे ही होता है ना। तो हम इसमें देख सकते हैं कि फ्रॉम द डिसोसिएशन कर्व, ये डिसोसिएशन कर्व हमें नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम इन परसेंटेज नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड नजर आ रहा है, PO2 कितना होना चाहिए, और यहाँ पे हमें हेमोग्लोबिन की सैचुरेशन नजर आती है कि कितने PO2 पे कितना सैचुरेट होता है। ठीक है, कितने PO2 पे कितना ज्यादा हीमोग्लोबिन जो इसके साथ बाइंड हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, so one can see the dissociation curve that the usual oxygen saturation of systemic arterial blood averages 97%। हमने यहीं पे देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीविंग द लंग, कितना ब्लड सारा घूम फिर के ऑक्सीजनेट होके लंग से निकला है, तो ये कितना हो गया है? 97% हो गया। कन्वर्सली इन द नॉर्मल वीनस ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू, एक पेरिफेरल टिश्यू से आ रहा है ब्लड, रिड्यूस ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम टिश्यू। In normal venous blood returning from the peripheral tissue, the PO2 is about 40। ठीक है, ये इधर 40 के उसमें आ रहा है, फ्रॉम द टिश्यूज ये आ रहा है जो ब्लड, ये 40 है। एंड द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एवरेजेस 75%। अब ये जो आपको ये वाला एरो नजर आ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि ये वो ब्लड है जो टिश्यू से रिटर्न होके आया था। ये टिश्यू से रिटर्न होके आया था
तो इसकी जो एवरेज परसेंटेज निकली थी कि ये इतना परसेंट, ये परसेंटेज है ना सैचुरेशन, तो ये एवरेज ये 75% था। लेकिन क्योंकि ये टिश्यू से निकल के आया, उसके बाद यहाँ से ये लंग में चला गया, लंग में ये ऑक्सीजनेट होने के बाद ये फिर 97% आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है, ये नीचे वाला जो बिग हमें एक ये ब्रैकेट नजर आ रहा है, इस ब्रैकेट में हमें ये चीज नजर आ रही है कि ये वो ब्लड है जो रिटर्न हुआ है फ्रॉम टिश्यू, जो टिश्यू से रिटर्न हुआ उसका 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था, ऐसा ही था ना। उसके बाद आप इसकी सैचुरेशन देखिए, इसमें कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, ये 75% इतना ही सैचुरेटेड है। लेकिन ये ब्लड यहाँ से रिटर्न होकर टिश्यू के बाद ये जब राइट हार्ट में गया, उसके बाद ये लंग्स में चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जब लंग्स से निकल रहा है तो वो 97% सैचुरेटेड है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम इसकी अगर PO2 को भी देखें तो ये हमें यहाँ पे ये 104 तक नजर आ जाता है। Maximum amount of oxygen that can combine with hemoglobin of the blood. मैक्सिमम अमाउंट जो ऑक्सीजन की है ना वो कंबाइन हो जाती है ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ, यही बात हमने पहले भी डिस्कस की है। तो अगर हम इसको रेशियो वाइज देखें, इसको वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें, तो ब्लड ऑफ नॉर्मल पर्सन कंटेन 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन ईच 100 ml ऑफ ब्लड। एक किसी भी 100 ml को देखेंगे तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट ऑफ ब्लड कितना था, 5 लीटर्स तो होता है, तो हम एक 100 ml उठा रहे हैं, छोटी सी जो नॉर्मल सिलेंडर की छोटी सी ड्रिपें होती है ना, उतना 100 ml, या गिलास का भी बिल्कुल छोटा सा पोर्शन, आधा गिलास से भी थोड़ा सा कम। तो ये 100 ml ऑफ ब्लड में देखेंगे 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ना वो बाइंड करता है मैक्सिमम 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या कितना करता है, ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितने ग्राम है, 15 ग्राम है ना, तो हर ग्राम जो है वो 1.34 ml ऑक्सीजन को जो है वो अपने साथ बाइंड कर लेता है। 1.39 ml when the hemoglobin is chemically pure but impurities such as sweet hemoglobin reduces। होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन जो होती है ना हीमोग्लोबिन के साथ जब ये बाइंड होता है, जबकि ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बेसिकली होता तो 1.39 ml ही है, ठीक है, व्हेन द हीमोग्लोबिन इज केमिकली प्योर होता है। लेकिन क्योंकि इम्प्योरिटीज होती है हीमोग्लोबिन में, कुछ मैथ हीमोग्लोबिन भी होता है जिसको रिड्यूस करता है, सो टोटली जो बाइंड होता है ना जाके वो 1.34 बाइंड होता है, इतना बाइंड होता है। सो एवरेज अगर देखें तो 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इन 100 ml वो कंबाइन होता है टोटल 20 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ऐसे ही है। आप इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें ना 15 ग्राम के साथ, तो हम देखेंगे कि 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो 100 ml के अंदर है वो कंबाइन करता है टोटल 20 ml ऑफ ऑक्सीजन इफ द हीमोग्लोबिन इज 100% सैचुरेटेड, एंड दिस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज 20 वॉल्यूम परसेंट। ये 20 वॉल्यूम परसेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो प्योर पूरा का पूरा ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गया, तो ये 20 के हिसाब से 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है ना परसेंटेज में, वॉल्यूम में आपने ऑक्सीजन को लिया है, तो ये 20% वॉल्यूम ऑक्सीजन जो है ये बाइंड हो गई है विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन released from the hemoglobin when systemic arterial blood flow through the tissues। अब हमने देख लिया कि कितनी हीमोग्लोबिन किस गाड़ी में तेज रफ्तारी से चढ़ी थी, लेकिन उसके बाद जब वो उस गाड़ी से उतरने लगी है तो उसके क्या हालात हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन व्हेन सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड फ्लो थ्रू द टिश्यूज। अब वो टिश्यू के पास से गुजर रही है, टिश्यू में क्योंकि उसका फ्लो कम है। So total quantity of hemoglobin bound with the hemoglobin in normal systemic arterial blood is 97%, हमने बात की थी, सैचुरेटेड, और इसके अंदर 19.4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड इतना था, 20% वॉल्यूम की जो हमने बात की थी। So on passing through the tissue capillaries, this amount is reduced, ये और भी कम हो जाएगा, कितना 14.4। PO2 of 40 millimeter of mercury, 75% saturated ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपने पास रखता है, ठीक है। टिश्यू कैपिलरीज में कितना हो जाता है PO2 40। तो ऐसा पार्शियल प्रेशर जहाँ पे हम देखें कि जहाँ पे पार्शियल प्रेशर 40 है, वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होती है 75% होती है। ये हम पहले भी आपको बता चुकी हूँ मैं इस डायग्राम पे, इस टिश्यू वाली बात पे, कि 40 है तो कितनी सैचुरेशन हो जाएगी 75%, ठीक है। 75% hemoglobin is saturated. Under normal condition, about 5 ml of oxygen are transported from the lungs to the tissue by each 100 ml of blood flow.
नॉर्मल कंडीशंस है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई सब्जेक्ट जो है वो किसी भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज में नहीं है, तो 5 ml जो ऑक्सीजन है ना वो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू बाय ईच 100 ml ऑफ ब्लड फ्लो। 5 लीटर हर 100 ml के साथ वो फ्लो करती रहेगी, ट्रांसपोर्ट होती रहेगी। ठीक है, वो जो हमने बात की है वो हमने सेचुरेशन की बात की 75%, और उसकी सेचुरेशन में कितनी होती है हीमोग्लोबिन 14.4 होती है, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर इतना होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हम ये जिक्र कर रहे हैं कि जनाब जब भी नॉर्मल कंडीशन होगी तो 5 ml जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती रहेगी लंग से टिश्यूज की तरफ पहुंचेगी, हर 100 ml ऑफ ब्लड फ्लो के साथ वो 5 ml वो पहुंचता रहेगा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज मार्कली इंक्रीज ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। पहले हमने क्या बात की कि जनाब वो कितनी 5 ml तो पहुंच रहा है, लेकिन अब हम एक्सरसाइज की बात करें, मसल जो है ना वो मसल सेल वो ऑक्सीजन को यूज करता है बड़े रैपिड रेट के ऊपर, बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीम केसेस में कैन कॉज द मसल इंटरस्टिशियल पार्शियल प्रेशर टू फॉल फ्रॉम 40 टू एज लो एज 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आप टिश्यू इतना ज़्यादा ऑक्सीजन खा गया है कि वो 40 मिलीमीटर से 15 में पहुंच गया। हमने टिश्यू के लिए ये पढ़ा था कि उसको अपना सारा काम करने के लिए 1 से 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी ज़्यादा है, तो चले इसके पास 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तो मौजूद ही है। एट दिस लो प्रेशर 4.4 ml of oxygen remains bound with the hemoglobin in each 100 ml of blood. So 19.4 minus 4.4 or 15 ml is the quantity of oxygen actually delivered to the tissue by each 100 ml of blood flow. अब एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखो पार्शियल प्रेशर भी यहाँ पे कम होना शुरू हो गया क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज बहुत ज़्यादा हो रही है, मसल को ऑक्सीजन चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे आएगी, बहुत ज़्यादा आप लंबे सांस लेंगे, बहुत ज़्यादा इनहेल कर रहे होंगे, तो जो लो प्रेशर भी रहेगा ना 15-20, तो उसका मतलब है फिर भी जितनी भी उस प्रेशर पे भी जो हीमोग्लोबिन है ना वो सैचुरेट होके आ रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सो 4.4 ml ऑफ ऑक्सीजन रिमेन उसके साथ बाइंड रहती है ईच 100 ml ऑफ ब्लड के साथ। सो 19.4 जो कि इसका नॉर्मल था, नॉर्मल रेट में था, उसमें से आप 4.4 को माइनस कर दें तो भी 15 ml जो है क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन ये डिलीवर हो रही है विथ ईच 100 ml ऑफ ब्लड फ्लो। तो पहले कितनी थी 20 ml, तो उसका परसेंटेज था ही ना, तो आपको 15 भी इस कम फ्लो पे भी 15 ज़्यादा है, उसको सही ऑक्सीजन मिल रही है। सो 3 times as much oxygen as normal is delivered in each volume of blood that passes through the tissues. Cardiac output can increase to 6 to 7 times normal in well-trained marathon runners. जो बड़े वेल ट्रेंड होता है ना मैराथन रनर, ये हमारे जैसा नहीं कि आज उठे भागे और उसके बाद थक आके बैठ गए। जो वेल ट्रेंड होते हैं ना, जिनको पता होता है कि जी उन्होंने मैराथन रनर जो वो रनिंग कॉम्पिटिशन्स में जाना होता है, उनका कार्डियक आउटपुट भी बड़ा मेंटेन्ड होता है, इतना ही ज़्यादा होता है इन एनी केस। सो 6 to 7 टाइम्स से ज़्यादा उनका जो है वो ज़्यादा हो जाता है कार्डियक आउटपुट। सो विथ लोअर प्रेशर 4.4 ml ऑक्सीजन जो है रिमेन बाइंड रहती है उसके साथ। जो टोटल हमने देखा था वो 19.4 में से अपना माइनस कर दें और 15 ml जो है वो फिर भी टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है ईच 100 ml ऑफ ब्लड फ्लो के साथ। और ब्लड फ्लो देखो, क्योंकि सब्जेक्ट मैराथन रनर है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो जल्दी वहाँ से गुजर रहा है। अब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज। यहाँ पे हम प्रेशर ऑक्सीजन का देख रहे हैं इन द ब्लड PO2, ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन इन द ब्लड वॉल्यूम परसेंट के अंदर। ठीक है, पहले हमने जब नॉर्मल देखा था, जो बहुत नॉर्मल था, ऑक्सीजन बाउंड होता है हेमोग्लोबिन के साथ, बिल्कुल 20% वॉल्यूम के साथ हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि PO2 भी जो होती है ना वो यहाँ पे 95 के करीबी होती है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड के अंदर। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये नॉर्मल वीनस ब्लड के अंदर भी जो वो 40 तो है ही है मिलीमीटर ऑफ मर्करी PO2। फिर हमने देखा वीनस एंड फिर इन एक्सरसाइज ये और भी कम हो जाती है, 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हमने भी यही डिस्कस किया था ना कि कितनी हो जाती है, 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये गिर जाती है। ठीक है, 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बावजूद जो ऑक्सीजन जो है वो कितने कदर बाउंड है उसके साथ, फिर भी 20 वॉल्यूम परसेंट से ये कहाँ तक आके पहुंच गई थी, ये 15% तक आके ये पहुंच गई थी। ठीक है,
So multiplying the increased cardiac output 6 to 7 times fold by the increased oxygen transport in each volume 3-fold will gives an 20-fold increase in oxygen transport to the tissues. क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो है, उतनी सैचुरेटेड उतनी है, लेकिन पहुंच बहुत जल्दी जल्दी रही है, 3 गुना ज़्यादा फोल्ड इंक्रीज ट्रांसपोर्ट है उसकी, ठीक है। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है हर वॉल्यूम के साथ ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज सेल जितना ज़्यादा ऑक्सीजन खाता रहेगा उसी तरह ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उसको तरफ पहुँचती रहेगी। उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है हमारे पास यूटिलाइज। अगर आप कहें तो मैं ये रिपीट कर दूं जो अभी तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, ऑक्सीजन एंड एनीवन रेज योर हैंड्स, वुड यू लाइक टू रिपीट ऑल दीज थिंग्स अगेन, और मैं आगे चलूँ? यस, ओके, हिरा असलम, आई एम मोर देन हैप्पी टू सी द रिजल्ट्स और सी द आंसर्स और सी द क्वेश्चंस। ओके, गुड। फजर भी कह रही है, इस्मा भी कह रही है। ओके, आई विल रिपीट अगेन। हमने आज लेक्चर में डिस्कस किया है, कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, हम बहुत सारी एयर इनहेल करते हैं, उस इनहेल्ड एयर में जो है वो ऑक्सीजन का जो हम पार्शियल प्रेशर बेसिकली देखते हैं कितना पार्शियल प्रेशर होता है। इनहेल्ड ऑक्सीजन जो है वो वैसे अगर एयर में देखें तो 146 होती है, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते अल्विला में 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक पहुंच जाती है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब अल्विला से इसमें पहुंचना होता है पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर। पल्मोनरी कैपिलरी में इसका पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा और कम हो जाता है, ये पल्मोनरी कैपिलरी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। पल्मोनरी कैपिलरी से ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है इनटू एन टिश्यू कैपिलरी, यहाँ पे इसका प्रेशर और कम हो जाता है। टिश्यू कैपिलरी से पहुंच जाती है इनसाइड द टिश्यू, इसका प्रेशर और कम हो जाता है। अब ये टिश्यू का काम है बहुत सारी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। जब ये बहुत सारी ऑक्सीजन यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है तो अगर पार्शियल प्रेशर को मैं रिकॉल करूँ तो 104 होता है अल्विलाई के अंदर, सिस्टमिक आर्टरीज में पहुंचता है 95 हो जाता है, उसके बाद ये टिश्यूज में आता है 40, फिर सेल के अंदर आता है 23 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। अब सेल ने सारी ऑक्सीजन तो यूटिलाइज कर ली, उसको खा पी लिया, सारा कुछ कर लिया, और इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते जितनी ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ वो 97% बाइंड होती है। 3% ऑक्सीजन ऐसी भी होती है जो ऐसे ही उस प्लाज्मा में डिजोल्व होकर पहुंच जाती है, ठीक है। टिश्यू ने जितने भी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से उसको ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, उसको यूज कर लिया, तो हुआ क्या कि उसने बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। टिश्यू जब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जहाँ पे फैक्ट्री होती है ना वहाँ पे देखिए ना, वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू जहाँ पे आप सप्लाई करते हैं चीज़ों को। तो ये फैक्ट्री है इनसाइड द सेल वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सो इस फैक्ट्री के अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, तो फैक्ट्री से भी ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी गुदामों की तरफ। गुदाम कौन कौन से जनाब? सेल से इंटरस्टेशियल फ्लूइड में गई, इंटरस्टेशियल फ्लूइड से ये कैपिलरीज में चली गई, वीनस एंड में गई, और फिर ये वीनस ब्लड में एंटर होते हुए वहाँ से पहुँचते हुए असल में उस कार्बन डाइऑक्साइड ने वहाँ से पहुँचना किधर है बेसिकली, ये यहाँ से पहुँचेगी अल्विलाई के अंदर। अल्विलाई तक पहुँचते पहुँचते हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और अल्विलस, क्योंकि जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कैपिलरी ब्लड में एंटर होता है, पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में एंटर होता है, तो अपने आर्टीरियल एंड से वीनस एंड तक पहुँचते पहुँचते उसका पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, अल्विला में जहाँ ट्रांसपोर्ट है वो भी 40 हो जाता है। एक बहुत बड़ा दूसरा डिफरेंस ये भी था कि जब भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर के डिफरेंसेस और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के डिफरेंसेस में ये फर्क है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस बहुत ही कम लेवल पे भी वो डिफ्यूज आउट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो 20 गुना ज़्यादा रैपिडली डिफ्यूज होती है या भागती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उससे 20 गुना कम डिफ्यूज हो रही है। तो हमने पहले भी, अगर आपका डिफ्यूजन वाला लेक्चर आपको याद हो, डॉक्टर साहबा ने इतने दिया था, तो यही आपने सुना होगा कि जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है ना, कैपेबिलिटी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो कमिंग बैक टू अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही कैपिलरी एंड पे पहुंची अपनी पल्मोनरी कैपिलरी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पहुंच गई, जहाँ पे यहाँ से इसने ट्रांसपोर्ट होना था कहाँ पे? अल्विलस के अंदर। अब 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पल्मोनरी कैपिलरी से वीनस एंड में था, वीनस एंड से ये चला जाता है अगेन कहाँ पर? अल्विलाई के अंदर। अल्विलाई के अंदर भी 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी था, ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस नहीं था यहाँ पे, और अल्विला से ये अगेन बाहर की तरफ एक्सहेल हो जाता है, ठीक है।
तो जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कोई सब्जेक्ट करेगा, दूसरा हमने ये भी डिस्कस की थी कि ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंगली कि अगर ब्लड फ्लो बॉडी का ज़्यादा होगा तो उस ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से भी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा टिश्यू कैप्चर करेगा, ज़्यादा टिश्यू की तरफ आएगा। ऐसे ही हमने डिस्कस किया था। अगर सेल का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, सेल बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है, तो इनसाइड द सेल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जो कि वैसे भी होता ही है। और अगर सेल जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा है लेकिन सेल उसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है इनसाइड द सेल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन थोड़ा सा रिमेनिंग ज़्यादा ही रहेगा एज कम्पेयर टू मेटाबॉलिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड इसके बिल्कुल रिवर्स में काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा, जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि टिश्यू ब्लड फ्लो को आप बहुत ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है ना, कम पहुंचेगा उधर आगे की तरफ। सो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखें टिश्यू ब्लड फ्लो के साथ, इस डायग्राम को, पिछली डायग्राम थी अगेन यहाँ पे, सो PCO2 में यहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा कर देते हैं, क्या हो जाएगा, PCO2 जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल कितना होता है 41, ये 40 पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लड फ्लो कम कर देंगे तो जनाब क्या हो जाएगा, PCO2 जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है, आपने ब्लड फ्लो और भी कम कर दिया, आप आ गए जनाब ब्लड फ्लो 20 पे आ गए, आपने देखा PCO2 तो रिटेन हो रही है, क्योंकि ब्लड फ्लो अगर कम है, ब्लड मूव नहीं कर रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिटेन होना शुरू हो जाएगी ना, तो ये ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक और एक भी हमने देखा कि जब टिश्यू मेटाबॉलिज्म 10 टाइम्स अगर नॉर्मल से भी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है और ब्लड फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कि with more blood flow, with more metabolism, again interstitial PCO2 is increased। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो बेशक ब्लड फ्लो भी ज्यादा हो, मेटाबॉलिज्म अगर 10 गुना ज्यादा हो जाएगा ना, तब भी PCO2 ज्यादा ही हो जाएगी। इट ऑल डिपेंड्स कि इफ ब्लड फ्लो इज इंक्रीज एंड द मेटाबॉलिज्म इज नॉर्मल। अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज भी है, मेटाबॉलिज्म का नॉर्मल है, तो क्या हो जाएगा कि PCO2 बहुत माइल्ड डिग्री पे इंक्रीज होगा। बट व्हेन द ब्लड फ्लो इज इंक्रीज, मेटाबॉलिज्म इज 10 टाइम नॉर्मल, मतलब 10 टाइम नॉर्मल मेटाबॉलिज्म से 10 गुना ज्यादा है, फिर हमने देखा कि जी PCO2 तो एक तो ब्लड फ्लो ज्यादा तो है, लेकिन क्योंकि 10 गुना ज्यादा वो सेल उसको यूटिलाइज कर रहा है, तो यहाँ पे अगेन PCO2 रिटेन होना शुरू हो जाएगी। इतनी बात समझ आ बच्चों आपको? हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को भी एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ कि हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के अंदर देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। हम ये देख रहे हैं कि ये वो ब्लड है, इस कर्व में अगर आप इसकी तरफ देखें, रिड्यूस ब्लड है जो रिटर्निंग फ्रॉम द टिश्यू। यहाँ पे ये कितना बाउंड होता है, 75% सैचुरेट होता है विद द हीमोग्लोबिन। यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर होता है टिश्यू में 40। लेकिन ये यहाँ से जैसे लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में सारा का सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ये 100% और जो है ये 97% सैचुरेट होगा। और जितना हम वॉल्यूम में बात करें ऑक्सीजन की, ये 20% वॉल्यूम जो है वो उसके साथ बाइंड होता है, इतना ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कल हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे एंड विल फिनिश दिस टॉपिक टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।